Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री का लेसन 1 जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, जिसका मतलब होता है कैसे, कब और कहाँ। तो देखते हैं कौन सी चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो है डेट्स, कि क्या होते हैं, क्यों ये इतने इम्पोर्टेंट है, क्या इनकी ज़रूरत है, सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, यानी डेट्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और कैसे हैं इतने इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज़ अबाउट द चेंज दैट ऑकर ओवर टाइम। हिस्ट्री जो है उसमें हम चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं कि समय के साथ क्या क्या बदलाव हुए हैं। इट इज़ अबाउट द फाइंडिंग आउट ऑफ हाउ थिंग्स वेर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज इन द प्रेजेंट। इस सब्जेक्ट में हम ये पता लगाते हैं कि पास्ट में चीज़ें कैसी थी और अभी वो चीज़ें यानी प्रेजेंट में वो किस तरह से बदल गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी ऑन वन फाइन डे। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि चाय पीना लोगों ने अचानक से शुरू नहीं कर दिया। दे डेवलप द टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम, यानी उनको भी थोड़ा समय लगा। कोई भी चेंज अचानक से नहीं हो जाता, हर चेंज को लगने में थोड़ा समय लग जाता है। Thus, a span of time refers to an approximate period over which particular changes become visible। इसीलिए ऐसे changes के लिए हम टाइम स्पैन यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पीरियड बताते हैं कि 1947 से 1947 के बीच में ये हुआ। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं जो कि अचानक से ऑकर नहीं होते हैं, तो उन्हें डिनोट करने के लिए हम टाइम स्पैन का यूज़ करते हैं कि हाँ इस डेट से इस डेट तक ये काम शुरू हुआ था, क्योंकि कोई भी काम अचानक शुरू नहीं होता। पीपल एसोसिएट हिस्ट्री विथ अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, और हिस्ट्री में तो हमें पता ही है सबसे ज़्यादा हमें किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है तो वो है डेट्स। पर कौन से डेट्स के बारे में पढ़ना है हमें? Dates became important because historians focus on a particular set of events। तो अब हमें हमारे एक सवाल का जवाब मिल गया कि डेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों बने। तो डेट्स इम्पॉर्टेंट इसीलिए बने क्योंकि सारे जो हिस्टोरियंस थे किसी भी इवेंट को डिनोट करने के लिए उन्हें कोई टाइम पीरियड चाहिए, इसीलिए डेट्स इम्पॉर्टेंट हो गए। The histories written by British historians in India, the ruler of each governor general was important। यानी जो भी हिस्ट्री लिखी गई है, कौन सी हिस्ट्री? ब्रिटिश हिस्ट्री, क्योंकि हमें पता है कि पहले हम ब्रिटिश के अधीन थे। तो जितनी भी हिस्ट्रीज उस टाइम पीरियड में लिखी गई हैं तो उसमें एक एक गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड यानी कब उसने रूल किया इंडिया पे, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और हर एक गवर्नर जनरल का डेट भी दिया गया है। James Mill, a Scottish economist and political philosopher, wrote a 3-volume book, A History of British India। In this, he divided Indian history into 3 periods। यानी जेम्स मिल नाम का एक इंसान था जो कि एक इकोनॉमिस्ट था और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था। तो इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसने जो बुक लिखी है उसमें उसने इंडिया को 3 भागों में बांटा है, यानी इंडिया की हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है कि पहले यहाँ हिंदू थे, फिर मुस्लिम का राज और लास्ट में ब्रिटिश का राज। ठीक है, बट ये मेथड गलत था। अब देखते हैं कैसे। आवर हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्टोरियंस history into different periods in order to capture the characteristics of a time, its central features as they appear। यानी हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में बांटा है, पर किस लिए? किसी भी टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए कि इस टाइम पीरियड में किसी स्पेशल जगह पे क्या क्या होता था और उस जगह के सेंट्रल फीचर्स को भी डिनोट करने के लिए उन्होंने ये किया है। द ब्रिटिश वेयर एब्सोल्यूटली प्रेजुडिस्ड in classifying the Indian history, so their classification cannot be justified। यानी जो ब्रिटिश थे वो हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा तो जानते नहीं थे, तो वो अब हमसे बेहतर तो इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज अ वेरियस ऑफ फॉल्स existed simultaneously along with Hindus and Muslims in this period। अब उनका ये जो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश वाला डिवीज़न था ये क्यों गलत था? क्योंकि अब वैसा तो नहीं हो सकता कि भारत में उस एक टाइम पे सिर्फ हिंदू रहते हैं, उस टाइम पे कुछ अलग रिलीजन वाले भी रहते होंगे। और जब मुस्लिम पीरियड इन्होंने बताया है उस टाइम क्या हिंदू चले गए होंगे? क्या तब हिंदू नहीं होंगे? और जब ब्रिटिश टाइम था तब क्या हिंदू और मुस्लिम गायब हो गए होंगे? यानी ये इनका डिवीज़न जो था इसी वजह से गलत था, क्योंकि हम किसी
किसी एक टाइम पीरियड को किसी एक रिलीजन को समर्पित नहीं कर सकती, क्योंकि और भी लोग वहाँ रहते थे जो कि अलग ओपिनियन शेयर करते थे और अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे। अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, historians have divided Indian history into ancient, medieval and modern। यानी इस ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को हटा दे तो हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न। तो एंसेंट मतलब जो एकदम पुराना वाला टाइम, मेडिवल मतलब बीच वाला और मॉडर्न मतलब आजकल का। Many historians therefore refer to this period as colonial। और इसीलिए बहुत सारे historians ने इस पीरियड को, यानी जब हमारे देश अधीन था ब्रिटिश के, तो उस पीरियड को इन्होंने कॉलोनियल कहा है। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर इंडिया एंड मेक इट अ कॉलोनी। यानी जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया के ऊपर कंट्रोल जमा लिया, यानी उसको अपने अधीन कर लिया और इसे एक कॉलोनी में बदल दिया। अब हम देखते हैं कि हाउ डू वी पीरियोडाइज, यानी हम कैसे पीरियोडाइज करते हैं, कैसे हम पीरियोडाइजेशन की प्रोसेस को करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलोनाइजेशन क्या होता है। सो कोलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वन कंट्री सब्जुगेट्स अनदर एंड थस ब्रिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। जैसे कि हम कोई भी स्टेट लेते हैं, जैसे कि हम यूपी लेते हैं, यूपी वैसे तो ये स्टेट नहीं होगा तो इसलिए हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि मगध ले रहे हैं, तो मानते हैं कि इस पर सबसे पहले नंद नाम का एक रूलर इस पर रूल करता था, ठीक है। तो फिर एक न्यू रूलर आया अशोक, जिसने इसे वॉर में हरा के खुद बन गया मगध का राजा। तो अब जब उसने उस कंट्री पे सब्जुगेट कर लिया है तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ही। वो चेंजेस पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, सोशल और कल्चरल भी हो सकते हैं। यानी हो सकता है वो कुछ रिलीजन चेंजेस कर दे, वो पॉलिटिकल सिस्टम में तो सिंपल सी बात है चेंज करेगा, और साथ ही साथ कुछ इकोनॉमिकल सिस्टम में भी चेंज कर दे, टैक्स की मात्रा बढ़ा दे या कम कर दे। यानी कभी भी जब एक कंट्री दूसरे को सब्जुगेट यानी दूसरे को अपने अधीन कर लेती है तो उससे उस स्टेट में बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस आते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोलोनाइजेशन। Historians use different sources in writing about the last 250 years of Indian history। अब पिछले 250 साल की हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री को ढूंढने के लिए हिस्टोरियंस जो है अलग अलग सोर्सेस का यूज़ करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इन्हीं में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए थे। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी एक्सेट्रा हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। अब ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जब ये आए थे हमारे देश को अपने अधीन करने, जब उस पर हमें गुलाम बनाने आए थे, तब यहाँ पे इन्होंने अपने ऑफिसेस खोल रखे थे, और ऑफिसेस में कुछ रिकॉर्ड्स तो होते ही हैं। तो वैसे ही ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, तो उन्होंने हिस्टोरियंस की बहुत मदद की है हिस्ट्री लिखने में पिछले 250 साल से, ठीक है। क्यों वो लिखते थे? अब सवाल उठता है कि वो क्यों ऑफिशियल रिकॉर्ड्स लिखते थे। तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इसीलिए बनाते थे कि हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक प्लान, हर एक पॉलिसी को वो नोट कर सके, और अगर भविष्य में, फ्यूचर में उसका यूज़ है तो हाँ वो दिखा सकते हैं कि हमने ये काम किया है, ठीक है। तो ये उनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों वो सोर्सेस बनाते थे। तो वो हर एक इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, ये सब को दिखाने के लिए कि हाँ ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सारे प्लान्स हमने किए हैं, तो इसी वजह से वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनाते थे। और इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ने हिस्टोरियंस की हिस्ट्री लिखने में बड़ी मदद की है पिछले 250 साल से। व्हाट इज़ कॉलोनियल? अभी हमने पढ़ा कि कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो अब ये कॉलोनियल क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉलोनियल कह सकते हैं गुलाम यहाँ पे हम किसके हैं? इंडियंस किसके गुलाम थे? ब्रिटिशर्स के। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश वाली एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें एक प्रैक्टिस बड़ी कॉमन हो गई, वो लोग सर्वे करने लगे लोगों का, ठीक है। यानी अलग अलग लोगों से मिलने लगे, उनके विचार जानने लगे किसी टॉपिक पे, ठीक है। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country। और 19th सेंचुरी की शुरुआत यानी 1800 के आगे वाला जो पीरियड था उसमें उन्होंने बड़े ही डिटेल सर्वेस करना शुरू कर दिया था, ताकि वो पूरे देश के बारे में जान सके कि कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, किनकी क्या कमाई है, क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का उन्होंने
सर्वे करना शुरू कर दिया। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, स्टार्टिंग कब की, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, बट 19th सेंचुरी के एंड तक सेंसस ऑपरेशंस वेयर हेल्ड एट द इंटरवल ऑफ एवरी 10 ईयर्स। उसके बाद शुरू होने लगे सेंसस और ऑपरेशंस। तो सेंसस के बारे में हम जानते हैं कि सेंसस क्या होता है। तो ये हमारा पॉपुलेशन का रिकॉर्ड होता है, पॉपुलेशन का, कि किस देश में, आई मीन किस स्टेट में कितने लोग रहते हैं, हमारे इंडिया में कितने लोग रहते हैं, किस स्टेट में कितने रहते हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग एम्प्लॉयड है। तो ये सारी चीज़ें बात नोटिस की जाती है, यानी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जब भी सेंसस होता है। और ये सेंसस हर 10 साल में एक बार हुआ था। लास्ट बार ये हुआ था 2011 में, और अब ये अगले साल होगा यानी 2021 में। ठीक है। It prepared all the detailed records of the number of people living in the all provinces of India, noting information on caste, religions and occupation। यानी 19th सेंचुरीज़ के एंड तक इन्होंने सेंसस ऑपरेशंस भी स्टार्ट कर दिए इंडिया में, जो कि हर 10 साल में एक बार होता था। तो अब जब इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो इन्होंने क्या क्या किया सेंसस में, इन्होंने देखा कि कितने लोग रहते हैं इंडिया के प्रोविंसेस में, कास्ट की यानी किस कास्ट के कितने लोग हैं, किस रिलीजन के कितने लोग हैं, कौन कौन सी ऑक्यूपेशन करते हैं वो लोग, इन सब के बारे में उन्होंने सेंसस करना शुरू कर दिया। A number of official records provide information about the events and happenings of these times। यानी बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी इन्होंने इन सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बनाए हैं कि कितने लोग थे, कौन क्या क्या करता था, जो कि हिस्टोरियंस के बड़े ही काम की चीज़ है। देयर आर प्लेंटी ऑफ सोर्सेज बट मेनी हैव बीन डिस्ट्रॉयड। यानी बहुत सारे सोर्सेज हैं हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए, पर उनमें से ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। These sources include diaries of people, accounts of pilgrims and travels, autobiographies, important personalities, etc। यानी जो भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो किस किस चीज़ के बारे में थे, लोगों की डायरिया, पिलग्राम्स और ट्रैवल्स का अकाउंट, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज, ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हो गई हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि मैटर करते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक हमने चैप्टर को समझा, अभी हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स देखेंगे, फिर कुछ हम डेटलाइंस देखेंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो वर्ड्स दैट मैटर, यानी जो वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियन क्या होता है, जो भी पास्ट के इवेंट्स के बारे में लिखता है, यानी हिस्ट्री के बारे में कैसी चीज़ें थी और अब वो कैसी हैं। उसके बाद आता है डिबेट। तो डिबेट का मतलब होता है बहस, विवाद। तो विवाद हम करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना ही कहलाता है डिबेट। फिर आता है पीरियडाइजेशन। सो इट इज़ अ प्रोसेस और स्टडी ऑफ कैटेगराइजिंग द पास्ट इनटू डिस्क्रीट ब्लॉक्स ऑफ टाइम। यानी जब भी हम पास्ट को ब्लॉक्स ऑफ टाइम में डिवाइड करते हैं तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है पीरियडाइजेशन। फिर आता है एंसेंट। तो एंसेंट का मतलब वेरी डिस्टेंट पास्ट, यानी बहुत ज़्यादा पास्ट की बात करते हैं वो। फिर आता है मेडिवल पीरियड, ये आ जाता है हमारा मिडल पीरियड। ठीक है। फिर आता है कोलोनाइजेशन। तो अभी हमने पढ़ा कि ये वो प्रोसेस थी जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को सब्जुगेट करती थी, जिससे उस सोसाइटी में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस आते थे। अब ये सब्जुगेट क्या है, तो सब्जुगेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग समवन और समथिंग अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल। यानी किसी चीज़ को या किसी को अपने कंट्रोल के अंडर लाना ही कहलाता है सब्जुगेशन। फिर आता है कैलीग्राफर। कि कैलीग्राफर कौन है, तो पहले के टाइम में आज की तरह प्रिंटर्स नहीं होते थे, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनते थे वो रिटन होते थे, यानी कोई स्पेशल इंसान लिखता था और उसी इंसान को कहा गया है कैलीग्राफर। तो इसकी हैंडराइटिंग बड़ी सुंदर होती थी और यही सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनाता था। फिर आता है सर्वे। सो इसमें हम किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी टॉपिक को रिकॉर्ड करते हैं। आगे देखते हैं, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है आर्किव्स। तो आर्किव्स वो जगह थी जहाँ पे हम हिस्टोरियल डॉक्यूमेंट्स को रखते थे पास्ट के टाइम में। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो या कहीं और के हों। अब हम आते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट डेट लाइन्स पे। ठीक है, यानी कौन कौन सी डेट्स को क्या क्या इम्पोर्टेंट हुआ था। तो सबसे पहले 1773। तो इस दिन वारेन हेस्टिंग जो थे वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद 1782। तो उस ईयर में जेम्स रेनल ने पहला मैप प्रोड्यूस किया था। तो पहला मैप बनाया गया था जेम्स रेनल के द्वारा 1782 में। फिर आती है 1817 की बात। तो इसी में जेम्स मिल ने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी।
पब्लिश कराई थी। फिर आता है 1920, तो इसमें नेशनल आर्कीव आने लगे। फिर 1947 में हमारा इंडिया तो आज़ाद हुआ ही था, साथ ही साथ हमारे लास्ट ब्रिटिश विक्रोय जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबैटन। ठीक है, क्यों लास्ट थे? क्योंकि इसी साल हमें आज़ादी मिल गई थी और ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना पड़ा था, इसी वजह से ये लास्ट थे। ठीक है, अब ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सिर्फ एक्टिविटीज़ एंड अदर थिंग्स पे बेस्ड है। तो अब हम आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। यानी जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। ये बात तो सही है, पर क्या उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में किया? नहीं, उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और साथ ही साथ ब्रिटिश में किया। क्रिश्चियन वाला गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। यानी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, क्या वो हमें ये पता करने में मदद करते थे कि लोग क्या सोचते थे? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ बड़े बड़े लोगों के व्यूज़ और ओपिनियंस होते थे, तो इसका भी होगा फॉल्स। नेक्स्ट, द ब्रिटिश थॉट सर्विस वेयर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ब्रिटिश सोचते थे कि ये सारे सर्वे ज़रूरी हैं इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी अच्छे से रूल करने के लिए? तो हाँ, ये ट्रू है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, What is the problem with the periodization of Indian history that जेम्स मिल ऑफर? यानी जो इंडियन हिस्ट्री को जेम्स मिल ने डिवाइड किया, पीरियडाइजेशन किया, यानी इसको ब्लॉक्स ऑफ टाइम में डिवाइड किया, उसमें प्रॉब्लम क्यों है वो हमें बताना है। सो जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। सबसे पहले हम उस चीज़ के बारे में लिखेंगे। तो जेम्स मिल ने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम। इस पीरियडाइजेशन की खुद की अलग ही प्रॉब्लम थी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेफर टू एनी पीरियड ऑफ द हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम बिकॉज अ वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स। ये गलत इसीलिए है क्योंकि हम किसी भी पीरियड को हिंदू या मुस्लिम को नहीं रिगार्ड कर सकते, क्योंकि सिर्फ वही नहीं रहते थे, साथ में और भी लोग रहते थे जो अलग अलग रिलीजन में विश्वास रखते थे। इट इज़ ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड टू कैरेक्टराइज एन एज थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम। और ये भी गलत है कि हम किसी एज को उस बात पे पीरियडाइज करें कि वहाँ के रूलर का रिलीजन क्या था, क्योंकि हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि जिस रिलीजन का रूलर हो उसके जो प्रजा हो वो अलग ना हो। जैसे कि अगर रूलर हिंदू है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सारी प्रजा हिंदू हो, कोई ना कोई मुस्लिम भी हो सकता है। What it suggests is that the lives and practices of others do not really matter. It is worth mentioning that even rulers in ancient India did not all share the same faith. यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि पुराने समय में भी ऐसा नहीं था कि सब एक ही फेथ एक ही भगवान को मानते थे, यानी पहले के टाइम में भी लोग अलग अलग रिलीजन्स के थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। यानी ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाते थे? The British believed that by preserving official documents, it would be easier for them or any other persons to know about the decisions taken in the past. वो ऐसा समझते हैं कि अगर हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाए और उन्हें संभाल के रखा तो कल किसी को अगर पास्ट के बारे में जानना हो तो उसके लिए आसान होगा। One can study the notes and reports that were prepared in the past. यानी कोई भी जो है पास्ट में जो रिपोर्ट्स और नोट्स बने हैं उनके बारे में पढ़ पाएगा। देयर कॉपीज़ में बी प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम इफ़ नीडेड। सो इनकी कॉपी भी बनेंगी और अगर उस टाइम में भी, प्रेजेंट टाइम में यानी आज के टाइम में भी अगर किसी को उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वो कॉपी दी जा सकती है, इसलिए वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। How will the information historians get from old newspapers be different from that found in police reports? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है, ये चैप्टर से नहीं है, कि हिस्टोरियंस जो है अगर वो उन्हें पुरानी चीज़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उन्हें ओल्ड न्यूज़पेपर में जब वो देखते हैं तो उसमें कुछ अलग न्यूज़ थी और पुलिस रिपोर्ट्स में अलग थी, तो वो किस पे विश्वास करेंगे और किस पे करना चाहिए ये हमें बताना है।
द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स आर यूजुअली अफेक्टेड बाय द व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑफ द रिपोर्टर्स, न्यूज़ एडिटर्स एक्सेट्रा। यानी जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है न्यूज़पेपर में, वो कौन लिखता है? न्यूज़ रिपोर्टर या न्यूज़ एडिटर्स। अब वो खुद से लिख रहा है तो उसमें वो खुद के भी व्यूज़ और ओपिनियंस जोड़ सकता है, पर जो भी पुलिस रिपोर्ट्स होते हैं उसमें सिर्फ सच्ची और रियल बातें लिखी गई होती है। यानी हमें हिस्टोरियंस को जब भी पास्ट के बारे में फाइंड आउट करना होता है तो वो पुलिस रिपोर्ट्स का यूज़ करते हैं, ना कि ओल्ड न्यूज़पेपर्स का, क्योंकि उसमें न्यूज़ एडिटर के खुद के व्यूज़ भी होते हैं, जबकि पुलिस रिपोर्ट्स ट्रू और रियलिस्टिक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके खुद के करने के लिए है कि आपको आजकल कैसे सर्वेज होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ये एक एक्टिविटी की तरह है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये चैप्टर किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें।